गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी पार्ट थर्ड, फिर बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स। ठीक है, इसमें हमारी आज जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो पेपर है पेपर फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है ना। हिंदी में इसका जो नाम है वो है ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी, सांख्यिकी या सांख्यिकी भौतिकी। ओके, तो आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इसमें हमारा आज हम इसको जो है यूनिट वाइज स्टडी करेंगे इस पेपर की। यूनिट आज हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यूनिट फर्स्ट में जो आपका टॉपिक है आज का वो टॉपिक है ऊष्मा इंजन। ओके, ऊष्मा इंजन, हीट इंजन। तो देखो ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं? तो वह है युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। ठीक है, क्या समझे? ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं कि वह युक्ति, कोई भी ऐसी युक्ति हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, कोई भी अन्य मतलब किसी भी तरीके का एक सिस्टम हो सकता है जो कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में चेंज करती है, मैकेनिकल वर्क में चेंज करती है। तो उस जो वो युक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा इंजन। लिख देता हूं, चलो। वह है युक्ति मतलब डिवाइस, वह युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करती है, रूपांतरित, ठीक ना, रूपांतरित करती है। इस युक्ति को क्या बोलते हैं? इस युक्ति को बोलते हैं ऊष्मा, रूपांतरित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा इंजन कहलाती है। तो देखो यहाँ पे जो ऊष्मा इंजन है, ऊष्मा इंजन किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके वर्क को समझने के लिए पहले हम इस ऊष्मा इंजन के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का होता है। ठीक है ना, इसके ऊष्मा इंजन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऊष्मा इंजन है, ऊष्मा इंजन, ठीक है ना, ऊष्मा इंजन के 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, ऊष्मा इंजन के कितने भाग होते हैं? ऊष्मा इंजन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसको मैं ऊपर कर लिख रहा हूं। ऊष्मा इंजन के कौन कौन से भाग होते हैं? ऊष्मा इंजन के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट देखो, कोई भी इंजन को काम करने के लिए सर्वप्रथम उसको जो चाहिए वो चाहिए एनर्जी। तो
एनर्जी कहाँ से मिलती है, ठीक है ना, एनर्जी मिलती है स्रोत से। तो सर्वप्रथम हमको जो इसका एक भाग होगा वो है ऊष्मा स्रोत, ठीक है ना, ऊष्मा का स्रोत। दूसरा जो पार्ट होगा इसका, जो हमने ऊष्मा ली है, जो एनर्जी ली है किसी इंजन से, ठीक है ना, किसी स्रोत से, तो उसको अब कार्य में परिवर्तित करना है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करना है। तो यांत्रिक कार्य परिवर्तित करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एक यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए जो कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे जो जरूरत है वो है यांत्रिक, इंजन की यांत्रिक व्यवस्था तथा कार्यकारी पदार्थ, ठीक है ना, कार्यकारी पदार्थ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज इस यूनिवर्स में आइडियल नहीं है, ठीक है ना, आदर्श नहीं है, अर्थात कि हम उस चीज को उस चीज से जितनी भी एनर्जी लें उस पूरी एनर्जी को कार्य में परिवर्तित कर सके। इसका मतलब यदि हम जो एनर्जी ले रहे हैं उसको कंप्लीटली कार्य में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट में कुछ अवशेष बचेगा। तो जो ऊष्मा, जो एनर्जी लास्ट में बच गई उसको निकालने के लिए भी हमारे पास कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस व्यवस्था को बोलते हैं ऊष्मा सिंक, ऊष्मा सिंक। तो जो ऊष्मा इंजन है, ऊष्मा इंजन वह युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, ठीक है ना, ऊष्मा इंजन कहलाता है। ऊष्मा इंजन के तीन भाग होते हैं, ऊष्मा स्रोत, यांत्रिक व्यवस्था तथा कार्यकारी पदार्थ और ऊष्मा सिंक। तो इसका जो डायग्राम है ऊष्मा इंजन का वो देखो, ठीक है ना, ये किस तरीके की युक्ति हो सकती है, इसका जो डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये आपका ऊष्मा स्रोत है, ठीक है ना, ये आपका ऊष्मा स्रोत है। तो इस ऊष्मा स्रोत की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, ऊष्मा स्रोत का जो विशेषता है वो क्या होती है कि इसका जो ताप है, ये पॉइंट लगा के लिख लेना, इसका जो ताप है, ताप उच्च होता है, ठीक है ना, इसका ताप उच्च होता है, ये ऊष्मा स्रोत है, अर्थात ये ऊष्मा का भंडार होता है। और कैसी ऊष्मा का भंडार होता है, अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, ठीक है ना। जो ऊष्मा स्रोत है इसका ताप उच्च होता है, हमेशा अनंत ऊष्मा का भंडार होता है। अनंत ऊष्मा का भंडार होने का मतलब कि इस स्रोत से कितनी भी ऊर्जा ली जाए, कितनी भी ऊष्मा ली जाए, कितनी भी एनर्जी ली जाए, ठीक है, इसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसके टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, हमेशा इसका टेम्परेचर सेम बना रहेगा। समझ गए होंगे, सॉरी, इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। लिख लो, तो मैं ये लिख देता हूं, अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, अर्थात इससे कितनी भी ऊष्मा ग्रहण की जाए, कितनी भी ऊष्मा ग्रहण की जाए, इसके कितनी भी ऊष्मा ग्रहण की जाए, इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके ताप में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। ताप कुछ होता है, तापनीय बना रहता है, अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, ठीक ना। इससे ऊष्मा ठीक ना। और जो कार्यकारी पदार्थ है, ठीक ना, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक ना। जो कार्यकारी पदार्थ है वो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है। ओके, समझ गए होंगे। तो ये है आपका ऊष्मा स्रोत। अब इस ऊष्मा स्रोत से हम इसके टेम्परेचर को बोल देते हैं T1 केल्विन। यहाँ से एक व्यवस्था होती है ऊष्मा को ग्रहण करने की, और ये व्यवस्था यहाँ पे एक जो सिस्टम होता है, ठीक ना, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम यहाँ से जो ऊष्मा ले रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, इसको हम Q1 ऊष्मा बोलते हैं। Q1 ऊष्मा लिया है यहाँ से, इस ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। ये सिस्टम इस ऊष्मा को W कार्य में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। तो ये जो कार्यकारी, ये जो है आपकी, ये यांत्रिक व्यवस्था है, आपकी यांत्रिक व्यवस्था है। और इसके अंदर जो है वो कार्यकारी पदार्थ, जो कार्यकारी पदार्थ है वो रखा रहता है। इसके अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है वो रखा रहता है। तो इसकी जो यांत्रिक व्यवस्था है, वो ये यांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो जो इसकी यांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है ना, यांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, हमने ऊष्मा स्रोत के बारे में देखा। T1, इसका जो टेम्परेचर है T1 केल्विन है, ओके, नियत रहता है। का यांत्रिक व्यवस्था, तो यांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक यहाँ पे फोकल सिलेंडर होता है, ठीक है ना। यांत्रिक व्यवस्था में यहाँ पे एक फोकलस सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसकी दीवारें कुचालक होती है और जिसकी तली जो है सुचालक होती है, और इसमें एक पिस्टन लगा रहता है जो आसानी से ऊपर नीचे गति कर सकता है। वो पिस्टन भी कुचालक होता है, ठीक है। और उस सिलेंडर के अंदर हम जो कार्यकारी पदार्थ है उसको रखते हैं, ठीक है। और इस कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहाँ पे हम आदर्श गैस ले सकते हैं, आइडियल गैस ले सकते हैं, वास्तविक गैस ले सकते हैं, रियल गैस है वो ले सकते हैं, ठीक ना। और इसके लिए हम यहाँ पे जो वायु है और भाप है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज एन ऑफ कि यांत्रिक व्यवस्था में एक खोखला, ठीक है, यांत्रिक व्यवस्था में एक खोखला सिलेंडर, एक खोखला सिलेंडर होता है, एक खोखला सिलेंडर होता है जिसकी दीवारें कुचालक, ठीक है, जिसकी दीवारें कुचालक तथा जो तली है तथा तली सुचालक होती है, तथा तली सुचालक होती है, तथा तली सुचालक होती है, ठीक है ना। इसमें एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है, इसमें एक पिस्टन लगा होता है जो स्मूथली, ठीक है ना, स्मूथली, ठीक है, गति कर सकता है, जो स्मूथली गति कर सकता है। यह भी कुचालक होता है, यह भी कुचालक
पदार्थ से बना होता है। ओके, और जो कार्यकारी पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में, जो कार्यकारी पदार्थ है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस, ठीक ना, इसको हटा रहा हूं मैं, आदर्श गैस या आदर्श गैस या क्या तथा आदर्श गैस तथा वास्तविक जो गैस होती है, वास्तविक गैसों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, वास्तविक गैसों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए, ठीक है ना, जो वायु है, वायु या भाप का उपयोग करते हैं, ठीक ना, का उपयोग करते हैं। तो ये आपकी यांत्रिक व्यवस्था है कार्यकारी पदार्थ की, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो कार्यकारी पदार्थ है, ठीक ना, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है और कुछ कार्य में इस ऊष्मा को, ग्रहण की गई ऊष्मा को कुछ कार्य में परिवर्तित कर देता है, और फिर जो बच गई, जो शेष रह गई क्योंकि ऊष्मा, इसको यहाँ पे सिंक लगा होता है, ठीक ना, ऊष्मा सिंक, ये यहाँ पे सिंक लगा होता है, तो सिंक में छोड़ देता है, ठीक है ना, बची हुई ऊष्मा को सिंक में छोड़ देता है, ठीक है। तो यांत्रिक व्यवस्था में एक खोखला सिलेंडर होता है जिसकी दीवारें कुचालक तथा तली सुचालक होती है। इसमें एक पिस्टन लगा होता है जो स्मूथली गति कर सकता है। यह भी कुचालक पदार्थ से बना होता है और कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस तथा वास्तविक गैसों का उपयोग करते हैं। इसके लिए वायु या भाप का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपकी यांत्रिक व्यवस्था तो कार्यकारी पदार्थ था। ओके, अब हम बात करते हैं ऊष्मा सिंक की। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऊष्मा सिंक की। तो जो ऊष्मा सिंक है, ऊष्मा सिंक ये भी ऊष्मा सिंक का जो ताप होता है निम्न होता है, ठीक ना। ऊष्मा सिंक इसका ताप निम्न होता है, ठीक ना। यह भी जैसे ऊष्मा स्रोत था अनंत ऊष्मा का भंडार, ठीक है ना, ऐसे ये ऊष्मा सिंक भी अनंत ऊष्मा का भंडार, अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, ठीक है ना। ये भी अनंत ऊष्मा का भंडार होता है। अनंत ऊष्मा का भंडार होने का मतलब इसमें कितनी भी ऊष्मा छोड़ी जाए, इसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए, लेकिन इसका टेम्परेचर हमेशा नियत बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, परिवर्तित नहीं होता। लिख लो इसको भी, चलो। अर्थात अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, अर्थात इसमें कितनी भी ऊष्मा निष्कासित की जाए,
इसमें कितनी भी ऊष्मा निष्कासित की जाए इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसमें जो टेम्परेचर है वो फिक्स बना रहता है। इसको हम T2 केल्विन मान लेते हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो T2 केल्विन है। तो ये निम्न ताप, इसका जो टेम्परेचर होता है निम्न होता है, ऊष्मा स्रोत से कम होता है, ठीक है ना। अनंत ऊष्मा का भंडार होता है, अर्थात इसमें कितनी भी ऊष्मा दी जाए इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये थे 3 पार्ट, ठीक है ना। ऊष्मा इंजन के 3 पार्ट थे जिससे ये वर्क हो रहा था। तो अब यहाँ पे ऊष्मा इंजन की दक्षता, ठीक है ना। ये जो ऊष्मा इंजन है इसकी जो दक्षता क्या है, ऊष्मा इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है, ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है वो क्या होती है, उपयोगी कार्य बटा ये लिख लो, ग्रहण की गई ऊष्मा। उपयोगी कार्य बटा ग्रहण की गई ऊष्मा। उपयोगी कार्य W और ग्रहण की गई ऊष्मा आपका Q1 है। और जो ऊष्मा इंजन की दक्षता है उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा इक्वल टू W/Q1, ठीक है। ये ऊष्मा इंजन की दक्षता है, अर्थात कार्यकारी पदार्थ के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य तथा कार्यकारी पदार्थ के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा का अनुपात ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है। यदि आप डेफिनेशन में इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ईटा इक्वल टू W/Q1। चूंकि देखो यहाँ पे जो ग्रहण की गई ऊष्मा है, ग्रहण की गई ऊष्मा Q1, इसको हम लिख सकते हैं W+Q2, ठीक है ना। ये Q1 यहाँ से देख सकते हो आप, टोटल ऊष्मा है Q1। अब ये जो ऊष्मा है कुछ तो W में चेंज हो गई और कुछ Q2 में, तो मतलब ये दोनों पार्ट मिलके Q1 के इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ से क्या मिलता है, किया गया कार्य कितना मिलेगा, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो क्या मिलता है आपको, ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2/Q1। ओके, तो ये 1 माइनस Q2/Q1। यदि इसको परसेंटेज में लिखना चाहिए तो 1 माइनस Q2/Q1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके, तो ये है ऊष्मा इंजन की दक्षता, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्नोट इंजन की, कि कार्नोट इंजन क्या होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।